हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बारे में समझ लिया था। तो जो अगला हमारा राज्य होने वाला है उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग किन किन बातों को पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि ये हिमालयन स्टेट्स होने के साथ साथ इसे ये भारत का अंग कैसे बना, मतलब भारत के अंदर ये जो होता है वो किस चीज़ कैसे शामिल होता है, किस प्रकार से शामिल किया जाता है। दूसरा, इसकी लोकेशंस की चर्चा करेंगे। ये हिमालयन स्टेट्स है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी। दूसरा, इसके थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा की जाएगी कि इसका इतिहास किस प्रकार का रहा है। दूसरा, ये किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ना वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे अधिक देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम इस चीज़ की चर्चा करें तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे मौजूद हैं, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बांध भी है, तो उस बांध के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी चर्चा करने वाले हैं वो हम इसके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये भारत का जो है आउटलाइन मैप है, और यहाँ पे आप ये वाला जो राज्य देख पा रहे हैं, यही वाला राज्य हमारा क्या है, इस राज्य को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश। तो एक बार इसके पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये वाला आप जो राज्य देख पा रहे होगे, इस राज्य का नाम है पंजाब। तो इसका इस तरफ का अगर देखा जाए पश्चिम की दिशा में कौन सा होगा, पंजाब। इस तरफ की दिशा में देखोगे तो आप एक जम्मू को देख पा रहे होगे, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो है लद्दाख। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो ये जो राज्य है वो है उत्तराखंड, और इस तरफ देख पाओगे तो इस तरफ जो राज्य है वो है हरियाणा। तो ये इतने रेड कलर वाले जो लिखे गए हैं ना, वो ऐसे राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में लगते हैं। ये उसी का फिजिकल मैप है। हाँ, फिजिकल मैप में यहाँ पे देख पाओगे तो ये वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा, ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ तक इसकी लोकेशंस को हमने समझा। अब इसके आगे की कहानी को अगर आप समझते हो तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले अगर बात करें तो जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी समय से ये आशंका लगाई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश को क्या होगा, एक राज्य बनाया जाएगा। बट होता क्या है ना, 1948 ईस्वी तक आते आते इसको एक क्या बनाया जाता, मुख्य आयुक्त प्रांत। मतलब कुछ राजवाड़ाओं को मिलाया गया और कुछ राजवाड़ाओं को मिलाकर के इसे क्या बना दिया गया है, मुक्त आयुक्त प्रांत के रूप में इसकी संज्ञा दी गई। लेकिन इसके बाद होता क्या है, सन 1950 ईस्वी में आप जानते हो जब राज्यों को कैटेगराइज किया गया था, तो राज्यों को कैटेगराइज किया जाता था ए, बी और सी प्रकार के राज्यों में। मतलब बड़े साइज के जो राज्य होते थे उसको ए में रखा जाता था, फिर बीच में मध्य वाले जो राज्य होते थे, मध्य आकार वाले, उसे बी में रखा जाता था, और सी में उन राज्यों को रखा जाता था जो आकार में क्या होते थे, काफी छोटे होते थे। तो 1950 के बाद इसको कौन सा राज्य में स्थान मिला, भाग सी में स्थान मिलता है। उसके बाद 1956 ईस्वी में जब राज्य पुनः गठन आयोग, तो राज्य पुनः गठन आयोग जो बना था वो किस समिति के आधार पर बना है, वो है फजल अली समिति। फजल अली समिति के आधार पे क्या बनाया गया था, राज्य पुनः गठन आयोग। और उसके बाद कई बार सिफारिशें की गई, तो इसे क्या बोला गया, उस समय के बाद 1956 में इसे किस चीज का दर्जा प्राप्त होता है, यूटी का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद की अगर बात करें तो 1966 ईस्वी में हुकुम सिंह समिति बनाई गई थी, और इनकी अनुशंसा पर अंततः होता क्या है, अंततः अगर आप देखोगे तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा होता है वो कब प्राप्त होता है, 1971 ईस्वी में ये चीज प्राप्त होता है। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख पा रहे होगे, ये तस्वीर है यशवंत सिंह परमार जी की। यशवंत सिंह परमार, और इन्हें ही बोला जाता है हिमाचल प्रदेश का निर्माता। अगर किसी व्यक्ति को माना जाएगा तो ये वही यही व्यक्ति थे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अगर प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप याद रखोगे तो प्रथम मुख्यमंत्री भी किन्हें बनाया जाता है, वो यशवंत सिंह परमार जी को ही बनाया गया था। आप सभी लोगों को मालूम है 1951 और 1952 के अंदर राज्य में चुनाव होते हैं, और चुनाव के अंदर हुआ था तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री का पद बनाया गया था, तो पहले मुख्यमंत्री ये बने। बट जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे 1956 ईस्वी में वापस इसे किस चीज का दर्जा प्राप्त होता है,
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होता है। तो उसके बाद से जो सीएम का पद होता है ना, वो वहाँ के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर से ये कुछ समय के बाद क्या होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और अंततः इनकी जो लड़ाई होती है वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की, वो कब सफल होती है, तो 1971 ईस्वी में क्या होता है, ये जो है वो पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है। शामिल तो पहले भी था, बट पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो कब प्राप्त होता है, 1971 ईस्वी में इसे प्राप्त हो जाता है। अब इससे कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, शिमला। तो शिमला किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। शिमला को अंग्रेजों के समय में भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। पहला कारण तो ये था कि शिमला जो है एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, ठंडे प्रदेश है। दूसरा, अंग्रेजों को वो स्थान ज़्यादा पसंद आते थे जो काफ़ी ठंडे होते थे। तो इसे जो होता था ना, उन लोगों ने इंडिया का समर कैपिटल भी बनाया था। तो इंडिया का अगर आपसे सवाल पूछा जाए, इंडिया का समर कैपिटल वो कौन सा था, वो था शिमला। तो आप ये भी पूछ सकते हो ना, बाकी समय पे राजधानियाँ कहाँ रहती थी, तो बाकी समय पे जो राजधानियाँ रहती थी वो कहाँ होती थी, कोलकाता। तो बाकी समय पे राजधानी कहाँ है, कोलकाता। और समर के यानी कि गर्मी के समय में राजधानी कहाँ हो जाती थी, शिमला। तो सवाल इसका एक ये भी होता है कि आखिरकार शिमला को ही इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि भारत में इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जगह है दार्जिलिंग, या शिमला के आसपास जाओगे तो कुल्लू है, मनाली है। उन जगहों को क्यों नहीं चुना गया, या उत्तराखंड का कोई क्षेत्र क्यों नहीं चुना गया, तो उसका रीजन ये था, दार्जिलिंग हो या ये सब बाकी की अन्य जगहें होती हैं, वहाँ पे क्या होता था ना, हैवी रेनफॉल होता था, अधिक वर्षा होती थी। और अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता था, यातायात या इन सब चीज़ों में क्या होता था, समस्या हो जाती थी। जबकि शिमला में क्या होता था ना, मौसम जो था ऑन एन एवरेज इन सभी की तुलना में देखा जाए तो वर्षा कम होती थी। तो इन सभी की तुलना में वर्षा कम होने के कारण ही क्या किया गया था, शिमला को अंग्रेजों ने क्या चुना था, अपने समर की राजधानी के रूप में इसको नियुक्त किया था। दूसरा, शिमला जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर आपसे पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर होगा, आलू अनुसंधान केंद्र भी किसे बोला जाता है, शिमला को ही बोला जाता है। अच्छा, आप लोगों को ये बताना होगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, आलू को भारत में लाने वाले कौन से यूरोपियन थे। आलू को सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश को जैसे आपने सुना होगा राइस बॉल ऑफ इंडिया, एग बॉल ऑफ इंडिया, उसी तरह से फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे फ्रूट्स के लिए क्या हो सकता है, वो हो जाता है, वो काफ़ी उपयुक्त हो जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हिमाचल प्रदेश जो है ना, पूरे भारत का 49% जो एप्पल आता है, सेब आता है, वो अकेला कौन देता है, तो 49% अकेला सेब जो देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होगे, ये इस तस्वीर में आप एक बहुत खूबसूरत से ट्रेन को देख रहे होगे, जो कि कहाँ से गुजर रहा है, पहाड़ों के बीच से, और आपके आसपास जो है वो बर्फ दिख रहा है। इसे बोला जाता है कालका शिमला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो अब इसमें से एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कालका जो है वो हिमाचल प्रदेश का भाग है, तो जवाब है नहीं। कालका जो है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर, और शिमला आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हरियाणा और हिमाचल, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, तो उनके बीच में पर्यटकों के लिए एक ट्रेन चलाया गया है ताकि पर्यटक यहाँ पे आएँ और क्या हो सकते हैं, इस चीज़ का आनंद उठाएं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप इन ट्रेनों की खिड़की को देख पा रहे होगे तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रेनों की खिड़की दी गई है वो काफ़ी बड़ी दी गई है ताकि व्यू जो हो अच्छा मिले और पर्यटक जो आएंगे ना वो इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। दूसरा, पहाड़ों पे भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे अगर बोला जाए तो हिम तेंदुआ वगैरह अगर होगा तो वो यहाँ से आप इजीली देख पाओगे। तो पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। दूसरा शब्दों में अगर बोला जाए तो हिमाचल प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है
जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, जिसके पास ऐसे पहाड़ वगैरह हैं जो कि स्विट्जरलैंड वगैरह को भी टक्कर दे सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड का अगर आप इतिहास देखोगे तो 70 से 80 साल पहले की अगर बात करें तो वहाँ पे भी वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर था जैसा कि आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है। अगर हिमाचल प्रदेश को और विकसित किया जाए तो यहाँ पे पर्यटकों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो पर्यटन का सबसे अधिक स्तर देखा जाता है तो वो लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, वो लोग शिमला वगैरह ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए अगले स्लाइड में हमें पढ़ना है। अब हम यहाँ पे कुछ जगहों को देखने वाले हैं। हमने शिमला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। एक जगह आपने देखा होगा सोलन, फिर एक जगह है कुल्लू, फिर अगर इसी के आप ऊपर देखोगे तो एक जगह आपको मिलेगा मनाली। ठीक है, अब ये जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो देखिए, पहले अगर हम बात कर लें सोलन की, तो सोलन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होता है। सोलन में एक तो दवाई बहुत अच्छी बनाई जाती है, दूसरा मशरूम का जो उत्पादन होता है ना वो सबसे अधिक कहाँ माना जाता है, सोलन में। अच्छा, मशरूम जो होता है ना बिल्कुल अंधेरे और ठंडी जगहों पे होता है, और ठंडा तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, तो दवाई और मशरूम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, वो है सोलन। दूसरा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कुल्लू है और मनाली है। कुल्लू और मनाली जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होंगे, तो वो ये सभी जो क्षेत्र होते हैं वो पर्यटन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। अच्छा, दुनिया में अगर देखा जाए ना तो रोजगार साधन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, पर्यटन। क्योंकि जब पर्यटन आता है ना तो उससे कई सारे लोगों में रोजगार पैदा हो जाता है। तो और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जगह है धर्मशाला। देखिए इस जगह पे अगर आप देख पाओगे तो इसे क्या बोला जाता है, धर्मशाला। अब धर्मशाला की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो धर्मशाला अगर आप क्रिकेट कभी देखते होगे तो धर्मशाला के अंदर क्या है, आपको एक क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे होगे, ये जो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखा है वो किस चीज़ का है, क्रिकेट स्टेडियम का है। तो यहाँ पे देखिए आप चारों तरफ पहाड़ और बीच में कितना खूबसूरत सा हमारा क्रिकेट स्टेडियम है। तो पहला चीज़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे अगर टर्म में मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे ना तो महायान संप्रदाय में एक पद होता है जिसे बोला जाता है दलाई लामा। दलाई लामा, और अभी जो वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें नंबर के दलाई लामा है। तो सवाल ये था कि दलाई लामा का संबंध धर्मशाला से कैसे हो सकता है। तो देखिए 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी के अंदर क्या होता है, जो तिब्बत का क्षेत्र होता है, तिब्बत को क्या करता है, चाइना ने अपने कब्जे में मिला लिया। तो जब कब्जे में मिलाया और तिब्बत में क्या है, चाइना के अंदर क्या होता है ना, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो जब आप किसी भी धर्म को नहीं मानते तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ भी क्या हो सकता है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है। तो जो दलाई लामा होते हैं वो भागते हैं वहाँ से, पैदल चलते हैं लगभग 14-15 दिनों तक। पैदल चलने के बाद वो भारत में जिस जगह पे पहुँचे थे वो जगह कौन सी थी, धर्मशाला थी। तो धर्मशाला उनको रिसीव करने के लिए उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो उनको जाते हैं। और शायद ये भी वजह थी कि जो चाइना होता है ना, वो दलाई लामा, जब भारत के आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी दलाई लामा को बर्थडे विश करते तो चीन भड़क जाता है। इसके पीछे का कारण शायद पॉलिटिकल भी रहा हो, और दूसरा कारण ये था कि दलाई लामा को भारत में शरण दी गई थी, जबकि चीन क्या बोलता है, ये भागे हुए व्यक्ति हैं, और वो चाहता है कि दलाई लामा को क्या करेगा, वो किसी तरह से अपने कब्जे में ले ले। ये तो हमने बात की 15वें दलाई लामा की। इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स और हैं जो आपको समझना चाहिए। देखिए जो पहले नंबर के दलाई लामा थे ना, उनका जन्म जो हुआ था वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाओगे तो एक क्षेत्र है जिसे बोला जाता है तवांग क्षेत्र। तो पहले दलाई लामा का जन्म कहाँ हुआ है, तवांग क्षेत्र में। और इनकी भविष्यवाणी है, जो इनके पुस्तकों के अंदर जो भविष्यवाणी की गई है, तो जो 15वें नंबर के दलाई लामा आएंगे उनका भी जन्म कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले क्षेत्र में होगा। यही कारण है कि जो चीन है ना वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश चीन बताता है कि उसका हिस्सा है। बट ऐसा है क्या, अरुणाचल प्रदेश भारत से का ही अंग है और हमेशा भारत का ही एक अंग बना रहेगा। तो ये हमारा एक फैक्ट है। अब अगर इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए ये आप एक तस्वीर देख पा रहे होगे यहाँ पे, एक ये जो किला है इसे बोला जाता है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी या कांगड़ा किला बोलेंगे हम लोग। तो आपसे 2 सवाल पूछता है। एक तो पहला सवाल होता है कि कांगड़ा घाटी जो है वो कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि कांगेर घाटी कहाँ है, तब इसका जवाब आप क्या दोगे, तब इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो कांगड़ा घाटी जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके वहाँ पर एक किला भी है, ये आप यहाँ पे अगर ये फैक्ट देख पा रहे होगे तो ये तस्वीर में, तो ये किस चीज़, ये क्या है, एक बहुत ही पुराना किला है और संभवतः इसे भारत के बहुत पुराने किलों में से एक भी माना जाता है। तो ये क्या है, सबसे पुराना किला, सबसे पुराना किला इसे माना जाता है, जिसे बनाया गया था सुशर्मा के द्वारा, जिसे सुशर्मा के द्वारा बनाया गया था। परंतु अब ऐसा इसमें बोला गया कि इसमें बहुत सारे खजाने छुपे हुए थे। तो खजाने की खोज में अगर आपने देखा होगा ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आक्रमण किए थे भारत पे। जैसे आपने मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा। तो कांगेर घाटी पर जो सबसे पहला हमला किया गया था वो एक कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था श्रेष्ठा, जो लगभग 400 AD के आसपास क्या करते हैं, यहाँ पे इस किले पर आक्रमण किया जाता है उनके द्वारा। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जो गजनवी थे, गजनवी ने भी लगभग 1000 AD में क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी क्या किया है, यहाँ पे काफ़ी सारा खजाना ढूंढने का प्रयास किया था। तो ये जो किला है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत सा किला है यहाँ पे। अब इस कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ पे एक ट्राइब्स को देख पा रहे होगे। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। संभवतः ये इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं। गद्दी जनजाति के लोग अपने आप को राजस्थान के राजपूतों के पुराने वहाँ से के मानते हैं कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, ये लोग राजस्थान से बिलोंग करते थे। बट गद्दी ट्राइब्स के बारे में एक कहानी बहुत फेमस थी। ये लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करने के क्रम में ऐसा माना जाता है कि इनकी सेवा करने के क्रम में ही क्या की गई थी, इन्हें गद्दी सौंपी गई थी शिव जी की। तो जब गद्दी सौंपी गई थी तब से इनका नाम क्या हो गया था, गद्दी ट्राइब्स। तो गद्दी ट्राइब्स जो है वो आज के समय मुख्य रूप से कहाँ रहता है, मुख्य रूप से ये लोग कहाँ आज के समय रहते हैं, हिमाचल प्रदेश। और उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो आज भी क्या है, भेड़ पालना है। अब देखिए इस वाले मैप को अगर आप देख पा रहे होगे ना, तो आपको ये भारत का आउटलाइन मैप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। हम इस टॉपिक्स के अंदर देखने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और वो किन स्थानों को जोड़ते हैं। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे पंजाब बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा चाइना, या इसे कई सारे बुक्स में क्या मिलता है, तिब्बत। और ये वाला जो हिस्सा है आप इस तरह से देख पाओगे तो ये जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, लद्दाख। ठीक है, तो देखिए आप इसे याद कैसे रखोगे। तो हिमाचल प्रदेश में ना 3 प्रमुख दर्रे हैं, आप इसे याद रख लेना। आप सबके खून का रंग लाल होता है और एक एलिमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RBC। तो जो पहला दर्रा होगा उसमें R आपको लगाना है, दूसरे वाले दर्रे में B और तीसरे वाले दर्रे में C। तो R से जो दर्रा होता है उसे बोला जाता है रोहतांग दर्रा। R वाले दर्रे को क्या बोल रहे हैं, रोहतांग दर्रा। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतांग दर्रा किन को 2 जगहों को जोड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश को और पंजाब को। दूसरा B से जो दर्रा होता है उसे बोला जाता है बारालाछा। तो B से जो दर्रा होगा उसे क्या बोल रहे हैं, बारालाछा। बारालाछा किसको बोलेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा। और C से जो दर्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को और तिब्बत को। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे आगे चल के, जो तिब्बत के अंदर अगर देखोगे ना, तो एक पर्वत है जिसे बोला जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भगवान शिव के लिए है और हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। कैलाश पर्वत जब तिब्बत गया चाइना के पास 1959 में, तो 1959 के अंदर कैलाश भी किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। अच्छा, कैलाश, चीन कभी किसी भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी जब होता है तो गणेश जी से उसे कोई मतलब नहीं है। गणेश जी की आस्था हमारी होती है, भारतीयों की होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति कौन बनाता है, चाइना बनाता है। तो कैलाश पर्वत वो जानता है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के, खासकर भारत में हिंदुओं के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो होता क्या है, अगर आपको कैलाश पर्वत जाना हो तो आप किस दर्रे से होकर के जाओगे, आपको जाना पड़ेगा सिपकिला दर्रा से। तो इस प्रकार से आप ये 3 दर्रे जो हैं वो प्रमुख रूप से आप याद रख सकते हो, कहाँ पर के, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक में मैं इस कुछ जगहों को इंडिकेट करता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे आप देख पा रहे हो गोविंद सागर झील की बात है, एक जगह है बिलासपुर, और ये जो आप एक नदी देख पा रहे होगे, इस नदी को बोला जाता है सतलज नदी। तो सतलज नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध। तो पहला सवाल हो गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। दूसरा, भाखड़ा जो है वो कहाँ पर है? क्या ये दोनों अलग अलग बांध हैं? तो जी हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं। भाखड़ा जो है वो कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में, जबकि नांगल जो है वो कहाँ पर है? वो आपका पंजाब में पड़ता है। इन दोनों में सबसे पहले बनाया किसको गया था? इन दोनों में सबसे पहले बनाया गया था नांगल को, और उसके बाद बनाया गया था भाखड़ा को। नांगल जब बनकर के तैयार हुआ तो उससे बिजली पैदा होने लगी, और उसी बिजली का इस्तेमाल करके भाखड़ा जो इतना विशाल डैम है उसे बनाया गया। यहाँ तक कि जिस वक्त ये कमीशन्ड होता है, जिस वक्त ये बनता है, 1948 ईस्वी में इस डैम को बनाने की शुरुआत होती है, और 1963 में ये क्या होता है, ये बांध जो है पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। जिस वक्त पे ये बना था, ये भारत तो नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था, और उस वक्त पे दुनिया में तीसरे नंबर पे ही आता था। तो ये एशिया का उस वक्त पे क्या था? एशिया का सबसे बड़ा बांध। अच्छा, इसकी जो शुरुआत होती है, इसका आइडिया जो लाया गया था ना, वो सन 1923 ईस्वी में लाया गया था। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सर छोटू राम। उनका नाम क्या था? सर छोटू राम। इनके द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया था कि सतलज नदी पर क्या किया जाए, एक बांध का निर्माण किया जाए। तो इनके आइडिया के आधार पर ही ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इस नदी पर एक बांध बनाया जाए। 1945 के अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू भी किया था अंग्रेजों ने। लेकिन आप जानते हो कि बहुत कम समय के बाद वो क्या होते हैं, भारत छोड़ देते हैं। तो 1947 ईस्वी में जब वो चले गए, उसके बाद उस समय जो हमारे यहाँ देखोगे ना आप, तो बहुत सारे पंचवर्षीय योजना लाए गए थे, जिसमें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से ध्यान इस बात पर देना था कि हम कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैनाल यानी कि नहरों का निर्माण हम कैसे करें। तो उसी के क्रम में हमारा जो पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था 1948 ईस्वी में, उसे क्या बोलते हैं? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांधों को भारत का मंदिर भी कहा गया था। आधुनिक भारत का मंदिर हम लोग किसे बोलते हैं? तो अगर आपसे सवाल पूछे कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो बांधों को कहा जाता है। और ये कहा किसने है? ये उस वक्त के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये बातें बोली गई थी। तो ये था भाखड़ा नांगल में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, इसको मल्टीपर्पस डैम भी बोला जाता है। मल्टीपर्पस क्यों था भाई? क्योंकि इससे पानी इकट्ठा होगा तो उसको हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इनसे करने वाले थे। दूसरा, भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम अगर आपसे पूछा जाए, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम, तो भी आप किसका नाम लोगे? भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा है? आज भी भाखड़ा नांगल बांध होता है। इसके अलावा अगर इससे आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें सवाल ये होता है कि इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? 226 मीटर इसकी कुल ऊंचाई बताई गई है। बट शुरुआत में जब इस प्रोजेक्ट को लाया गया था तो इतनी ऊंचाई रखने की बात नहीं की गई थी। बोला ये गया था कि इसमें लगभग 150 प्लस हाइट रखी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि इसके प्रोजेक्ट को बाद में और बढ़ाया गया, और बोला गया कि जो इसका पानी होगा वो हम कहाँ तक पहुँचाएंगे? राजस्थान तक भी पहुँचाएंगे। और इसी नदी पर आप देखोगे तो भाखड़ा नांगल पर ही एक बैराज भी बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं हरीके बैराज। जिसे क्या नाम बोला जाएगा? हरीके बैराज। और हरीके बैराज से ही, बैराज उसको बोला जाता है जहाँ से कि नदियों के पानी को क्या किया जाए? मोड़ा जाए। तो यहाँ से इसके पानी को मोड़ा जाता है। और आपने एक नहर का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर में इस पानी को क्या किया जाता है? इंदिरा गांधी नहर में इसके पानी को छोड़ा जाता है, और इससे सिंचाई होती है कहाँ पे? इससे सिंचाई का काम किया जाता है राजस्थान के अंदर। अब आप यहाँ पे अगले पॉइंट में देखिए, जब बांध बनाया जाता है ना, तो बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है। यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा झील देख पा रहे होगे, ये वाला, इसे बोला जाता है गोविंद सागर झील। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोला जाएगा गोविंद सागर झील। और ये जो सिख धर्म है ना,
सिख धर्म के 10वें गुरु माने गए हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे ये रखा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो क्या है, आज इसके कारण जलमग्न हो गया। एक बहुत बड़ा शहर इसके कारण क्या हो गया, जलमग्न हो गया। ये आप यहाँ पे जो तस्वीर देख पा रहे होगे ये भाखड़ा डैम की है, और ये भी जो तस्वीर आप देख पा रहे होगे ये दोनों भाखड़ा डैम की है। तो ये हिमाचल से संबंधित हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर या सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।